नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, अगर आप कर रहे हो पटवारी एग्जाम की तैयारी तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते हैं निःशुल्क टेस्ट। जी हां दोस्तों, कलाम कोचिंग क्लासेज, उत्कर्ष कोचिंग क्लासेज, बूस्टर कोचिंग क्लासेज, चाहे क्वालिटी एजुकेशन हो, चाहे प्यारे साथियों CCI कोचिंग हो, सभी के निःशुल्क टेस्ट आपको इस चैनल के माध्यम से करवाए जाते हैं। और पटवार भर्ती परीक्षा 2025 की हम बात करें तो अब तक हम कितने मॉडल पेपर कर चुके हैं, तो कलाम कोचिंग क्लासेज के हम 5 मॉडल पेपर हम कर चुके हैं, जिसमें से 4 हमने माइनर किए थे और 1 हम मेजर कर चुके हैं, और 2 हम दोस्तों किसके कर चुके हैं, CCI कोचिंग बाड़मेर के हमें टेस्ट पेपर हम कर चुके हैं। और आज हम मेजर टेस्ट 2 नंबर कलाम कोचिंग क्लासेज का करने वाले हैं, जिसकी एक क्लास हमारी हो चुकी है दोस्तों। क्या हो चुकी है? एक क्लास हमारी हो चुकी है। और इन सभी की आपको मैं बता दूं कि प्ले लिस्ट क्या बनी हुई है। प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाकर चैनल पर देख लीजिए। प्ले लिस्ट से पहली क्लास से लगाना शुरू कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कर लीजिए। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है प्यारे साथियों? बड़ा ही शानदार मोटिवेशन कि ईश्वर का दिया कभी अलप नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। और मैं सभी को कह देता हूं कि जो भी नए साथी हैं, एक बार इस क्लास को पूरा देख लेना। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप रेगुलर क्लास लगाओगे और इससे पहले जो हमारी क्लासें हो चुकी है वो भी आप लगाओगे, क्योंकि प्यारे साथियों यहां पर आपको न केवल टेस्ट का सॉल्यूशन करवाया जाएगा, बल्कि साथ ही साथ इतनी व्याख्या बताई जाएगी कि आप क्लास में ही इतना याद कर लोगे मैटर कि आपके एग्जाम में वो बहुत ही मददगार साबित होगा। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन किसका रहने वाला है, लीजिए आपकी स्क्रीन पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ये लीजिए पहला क्वेश्चन कि इंटीग्रेटेड सर्किट को किस पीढ़ी के कंप्यूटर में सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया था। हमें क्या पूछा गया है, इंटीग्रेटेड सर्किट को कौन सी पीढ़ी में कंप्यूटर में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, यह हमें बताना है। कंप्यूटर की वर्तमान तक कितनी पीढ़ियां आ चुकी है? 5 पीढ़ियां आ चुकी है दोस्तों। कितनी आ चुकी है? 5 पीढ़ियां। प्रथम पीढ़ी कब से कब तक थी? 1946 से लेकर, यह भी आपको याद होना चाहिए, 1946 से लेकर 1956 तक पहली पीढ़ी थी दोस्तों। उसके बाद आती है द्वितीय पीढ़ी, यानी दूसरी पीढ़ी आती है, वो आती है 1956 से लेकर कब तक है? 1964 तक चलती है। फिर आती है हमारी तीसरी पीढ़ी, और तीसरी पीढ़ी कब आ जाती है? तीसरी पीढ़ी 1964 से लेकर 1971 तक चलती है। कब तक चलती है? 1971 तक चलती है। उसके बाद आती है चौथी पीढ़ी, और चौथी पीढ़ी कब तक चलती है? 1971 से लेकर 19 कब तक चलती है? 89 तक चलती है। ये टाइम पीरियड भी आपको याद होना चाहिए। और फिर आती है जो वर्तमान तक चल रही है, कौन सी पीढ़ी? 5वीं पीढ़ी, 1989 से लेकर वर्तमान तक। 1989 से लेकर वर्तमान तक। पता चल गया कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां? 5 पीढ़ियां। पहली 1946 से 1956, फिर दूसरी 1956 से 1964, तीसरी 1964 से 1971, चौथी 1971 से 1989 और 5वीं 1989 तक हो जाएगी। अब आपसे पूछा जाता है कि कौन सी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहीं पर मिलेगा। तो पहली पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया दोस्तों? पहली पीढ़ी में प्रयोग किया गया था वैक्यूम ट्यूब का। किसका प्रयोग किया गया? पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। फिर आती है दूसरी पीढ़ी, और दूसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था? दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। फिर आती है तीसरी पीढ़ी, जिसमें किसका प्रयोग किया गया? आईसी का प्रयोग किया गया था, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग
किया गया था। उसके बाद आती है कौन सी पीढ़ी? चौथी पीढ़ी। और चौथी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। और पांचवी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया? यहां वेरी से क्या हो जाएगा? अल्ट्रा। वेरी से क्या हो जाएगा? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड का प्रयोग किया गया था। ये चारों नहीं, पांचों के पांचों आपको तारीख यानी जो सन हमने बताई है वो भी आपको याद होनी चाहिए। किसका प्रयोग किया जाता था ये भी आपको याद होना चाहिए दोस्तों, ये भी आपको याद होना चाहिए। जो पहली पीढ़ी थी इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया? पहली पीढ़ी में मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था। पहली पीढ़ी में कौन सी भाषा थी? मशीनी भाषा, लो लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। यहां पर असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। फिर आती है दूसरी पीढ़ी, और दूसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया? हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। जैसे फोर्ट्रॉन हो गई, फॉर्मूला ट्रांसलेशन ये लैंग्वेज हो गई, कोबाल हो गई, एलगोल हो गई, ये इस प्रकार की जो लैंग्वेज थी ना उनका प्रयोग किया गया था। फिर आती है तीसरी पीढ़ी। कौन सी? तीसरी पीढ़ी आ जाती है जिसमें किसका प्रयोग किया जाने लगा दोस्तों? प्लॉटर का प्रयोग किया जाने लगा, स्कैनर का भी प्रयोग किया जाने लगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाने लगा था। उसके बाद चलिए इतनी व्याख्या यहां पर आपको मैंने बता दी कंप्यूटर पीढ़ी के बारे में। यहां से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अब देखिए आपको यह क्वेश्चन बड़ा ही आसान लगेगा कि इंटीग्रेटेड सर्किट को कौन सी पीढ़ी में प्रयोग में लाया गया था? तो तीसरी पीढ़ी में प्रयोग में लाया गया, यानी ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी पीढ़ी में कौन सा था? द्वितीय पीढ़ी में कौन सा था? तो यहां पर हम क्या कर देते? ट्रांजिस्टर कर देते अगर हमें पूछा जाता तो। और पंचम पीढ़ी में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड का प्रयोग, और चौथी पीढ़ी में किसका प्रयोग? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड का प्रयोग, और तीसरी पीढ़ी में आईसी का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। क्या है क्वेश्चन नंबर 99 हमारा? कि तारों का एक समूह जो एक साथ बिट्स के एक समूह को ले जाता है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए एक बार दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिए कि तारों का एक समूह जो एक साथ बिट्स के एक समूह को ले जाता है, यानी समांतर में, और एक संबंधित नियंत्रण योजना के रूप में जाना जाता है। वो कौन सा है दोस्तों? क्या वो स्टार आता है? क्या इस प्रकार स्टार्स होगा, या डेटा केबल होगा, बस होगा, या रजिस्टर होगा? तो रजिस्टर हमारा कट गया, डेटा केबल कट गया। दो ही ऑप्शन हमारे पास बचे हैं, एक तो स्टार्स और एक क्या बचा है? बस। तो इसका समांतर में पूछा है तो इसका क्या आ जाएगा आंसर? हमारा बस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर है सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए बड़े शानदार क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं मैं आपको। बड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन कह दीजिए इसको। क्या है कि निम्न में से किसका प्रयोग? CAD फुल फॉर्म है, आपसे पूछी जा सकती है किसकी फुल फॉर्म है? ये CAD की फुल फॉर्म है, यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन में वास्तुकार एवं इंजीनियरों द्वारा नक्शे मानचित्रण की डिजाइन को डिजिटल करने हेतु किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? इंजीनियरों द्वारा नक्शे मानचित्रण की डिजाइन को डिजिटल करने। क्या टच पैड का प्रयोग किया जाता है, या BCR का प्रयोग किया जाता है? BCR बोले तो बार कोड रीडर का प्रयोग किया जाता है क्या, या ट्रैक बॉल का प्रयोग किया जाता है, या डिजिटाइजर का प्रयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन तो आसान लग रहा होगा अब आपको, क्योंकि यहां पर डिजिटल करने की बात कर रहा है। तो क्या आ जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आएगी। यहां पर मैंने दो फुल फॉर्म भी आपको याद करवा दिए, एक तो CAD की क्या है और एक BCR की फुल फॉर्म क्या है, आपसे पूछा जा सकता है। CAD की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है और यहां पर BCR की भी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। क्या है देखिए, CAD की क्या हो जाएगी? C की क्या हो जाएगी? कंप्यूटर, A की एडेड, D की डिजाइन हो जाएगी। BCR की क्या हो जाएगी? बार कोड रीडर हो जाएगी। और BCR एक प्रकार की क्या है दोस्तों? BCR एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। कौन सी? BCR। इसी प्रकार आपको OCR भी देखने को मिलेगी। OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर
रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल करेक्टर दोस्तों क्या हो जाएगी, OCR की फुल फॉर्म ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइन, ये नाम नहीं आ रहा दोस्तों, क्या हो गया आज, तो देखिए ऑप्टिकल हो गया, करेक्टर हो गया, यहां पर मैं लिख देता हूं RECOGNITION, ये होगी इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी यहां पर, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये क्या है दोस्तों, आज तो नाम ही नहीं बोला जा रहा, ये क्या हो गया, चलिए कोई बात नहीं, फुल फॉर्म आप समझ गए होंगे। OCR की क्या है फुल फॉर्म, ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए हमारे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 101 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा डिवाइस इनपुट एवं आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करता है, इनपुट और आउटपुट के रूप में कार्य करता है, ये हमें बताना है दोस्तों। क्या बताना है, इनपुट और आउटपुट के रूप में कार्य करता है। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, और कौन कौन सी है, कीबोर्ड माउस MICR भी हो जाएगी, और एक अभी आपको बताया OCR, एक अभी आपको बताया क्या बताया BCR हो जाएगी, एक जॉयस्टिक हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जॉयस्टिक हो जाएगी, इनपुट डिवाइस बता रहा हूं मैं आपको। एक कौन सी हो जाएगी, स्कैनर भी क्या हो जाएगी, एक इनपुट डिवाइस है। और कौन सा हो जाएगा, एक स्टाइल भी होता है, क्या होता है, स्टाइल भी होता है, एक लाइट पेन भी होता है, लाइट पेन भी क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। और क्या हो गया हमारा, BMM यानी बायोमेट्रिक मशीन भी होगी, BMM यानी बायोमेट्रिक मशीन होगी। OMR जो हम भरकर आएंगे ना एग्जाम में, OMR ये हमारी हो जाएगी ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर हो जाएगी। ट्रैक बॉल भी क्या हो जाएगी हमारी, एक इनपुट डिवाइस हो जाएगी। ये तो सभी क्या है, इनपुट डिवाइस है। लेकिन आउटपुट की बात करें तो कौन कौन से हो जाएंगे, आउटपुट की बात करें तो आउटपुट में आ जाएंगे हमारे, एक तो प्रिंटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक तो हमारा प्रिंटर हो जाएगा, एक कौन सा हो जाएगा, प्रिंटर के अलावा हमारी बात करें तो एक मॉनिटर हो जाएगा, प्रिंटर मॉनिटर हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा, LED भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, LED हो गया। और कौन सा हो गया, LCD भी हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। और प्रोजेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्टर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर, प्रिंटर, ये सभी क्या हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे हमारे क्या, आउटपुट डिवाइस है। लेकिन हमें यह नहीं पूछा कि इनपुट डिवाइस कौन सी है, आउटपुट डिवाइस कौन सी है, हमें तो क्वेश्चन पूछा है कि इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य कौन सा करता है, इनपुट और आउटपुट के रूप में कार्य कौन सा करता है, यह हमें बताना है। क्या प्लॉटर करता है, मोडेम करता है, या कीबोर्ड करता है, या प्रिंटर करता है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी मोडेम। मोडेम की फुल फॉर्म क्या होती है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, क्या होती है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, इसकी फुल फॉर्म होती है किसकी, मोडेम की। यानी ये क्या करता है, इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अभी मैंने आपको दो शब्द बताए थे, एक तो LCD बताया था और एक LED बताया था। इनकी फुल फॉर्म भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो LCD की क्या होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, क्या होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है। और LED की फुल फॉर्म क्या होती है, लाइट इमिटेड डायोड होती है, लाइट इमिटेड डायोड होती है किसकी, LED की दोस्तों, LED की। ये फुल फॉर्म आपको मैंने बता दी है, ठीक है ना दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 102 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। सिंगल क्या पूछा है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लगा लीजिए इसको स्टार दोस्तों, सिंगल हो चाहे मल्टीपल हो, इन ऑपरेटिंग सिस्टम को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। और एक आप CUI कौन सा है और GUI कौन सा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कौन सा है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कौन सा है, यह भी आपको याद करना है। एक तो आपको क्या याद रखना है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं ये याद रखना है। और एक आपको याद रखना है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं। एक आपको क्या याद रखना है ऑपरेटिंग सिस्टम में कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में कौन कौन आते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया। कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड दोस्तों क्या है हमारा, कीबोर्ड
कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड एक प्रकार का क्या है, कीबोर्ड है, कीबोर्ड CUI पर आधारित है। लेकिन हम माउस की बात करें तो माउस एक प्रकार का क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है। इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, रट लेना इनको दोस्तों। और अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आपको पता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वाले आते हैं, विंडोज आती है, तो MS DOS हमें दे रखा है। ठीक है जी, ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया दोस्तों। ठीक है, फिर देखिए विंडोज 98 बिल्कुल सही है जी। फिर देखिए विंडोज ME बिल्कुल सही है। लेकिन उबांटो क्या दे रखा है, उबांटो दे रखा है, ये हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं है दोस्तों। क्या नहीं है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए 103 नंबर क्वेश्चन। क्या 103 नंबर क्वेश्चन कि कोबाल और पास्कल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, कोबाल और पास्कल, ये हमें बताना है। क्या बताना है, कोबाल और पास्कल के बारे में बताना है। क्या ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, क्या ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है या स्क्रिप्टिंग है या स्ट्रक्चर है या ऑब्जेक्ट बेस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर C। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये एक प्रकार के क्या है, स्ट्रक्चर्ड हैं, जो क्या है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उदाहरण है। कौन कौन से, कोबाल और पास्कल। कौन कौन से दोस्तों, कोबाल और पास्कल क्या है हमारे यहां पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उदाहरण है। अब आपसे इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, इनकी फुल फॉर्म भी तो आपसे पूछी जा सकती है ना, कोबाल और पास्कल की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले देखिए पास्कल की, किसकी हम बात करेंगे, पास्कल की बात करें तो पास्कल की खोज या पास्कल को सर्वप्रथम डिजाइन किसने किया था। तो पास्कल को 1970 में निकोलस बिर्थ के द्वारा, किसके द्वारा, निकोलस बिर्थ के द्वारा क्या किया गया था, इसे बनाया गया था दोस्तों। किनके द्वारा बनाया गया था, निकोलस बिर्थ के द्वारा बनाया गया था। किसको बनाया गया, यहां पर पास्कल को बनाया गया था। और हम बात करें किसकी, कोबाल की, किसकी बात करें, कोबाल की हम बात करें तो कोबाल का डिजाइन किसने किया था दोस्तों, कोबाल का डिजाइन किसने किया था, तो ये किया था कोडासिल सुमय द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, कोडासिल सुमय के द्वारा किया गया था, कोबाल का किया गया था। और ये क्या है प्यारे साथियों, इसकी फुल फॉर्म देखिए, CO से क्या हो जाएगा, कॉमन, B से क्या हो जाएगा, बिजनेस, O से क्या हो जाएगा, ओरिएंटेड, और L से क्या हो जाएगा, लैंग्वेज, यानी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म में हो जाएगी। और ये आपसे भी पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। C++ लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। C लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया, तो C लैंग्वेज का आविष्कार किया था डेनिस रिची ने। C लैंग्वेज का तो डेनिस रिची के द्वारा क्या किया गया था, आविष्कार किया गया था। और हम बात करें C++ लैंग्वेज की, तो इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो इसका आविष्कार बेल लेबोरेटरी में किया गया था। कहां पर है, बेल लेबोरेटरी में इसका आविष्कार किया गया था। C++ लैंग्वेज बेल लेबोरेटरी में, C लैंग्वेज डेनिस रिची के द्वारा, पास्कल लैंग्वेज बिर्थ के द्वारा 1970 में। कोबाल लैंग्वेज की बात करें हम तो इसका प्रयोग हार्वर्ड ब्रोमबर्ग के द्वारा किया गया था। और प्यारे साथियों कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए दोस्तों, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104। और क्या है क्वेश्चन नंबर 104, देखिए निम्न में से कौन सा एक साउंड फाइल फॉर्मेट है, निम्न में से कौन सा एक साउंड फाइल फॉर्मेट है, ये हमें बताना है। LOG या DAT, यहां पर WAV वेव डॉट आएगा यहां पर, और DRV, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। एकदम सही आंसर, जो क्या है एक साउंड फाइल फॉर्मेट है। क्या है दोस्तों, साउंड फाइल फॉर्मेट है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कंप्रेस फाइल एक्सटेंशन है। क्या है कंप्रेस फाइल, यानी कंप्रेस यानी उसको दबाना,
फाइल एक्सटेंशन बताना है हमें .xlx। ये तो किसकी हो जाएगी दोस्तों, एक्सेल की हो जाएगी। और पावर पॉइंट की क्या होती है, .ppt होती है। क्या होती है, .ppt होती है किसकी, यहाँ पर पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है। और हम बात करें एक्सेल का, तो एक्सेल का होता है .xlx होता है, x होता है, ठीक है ना दोस्तों। और हम बात करें MS वर्ड की, तो MS वर्ड का क्या होता है, MS वर्ड का क्या होता है, MS वर्ड का आप सभी को पता होगा कि DO क्या होता है, DOCX होता है, DOCX होता है। किसका होता है DOCX, ये होता है MS वर्ड का दोस्तों, MS वर्ड का हो गया, यहां पर एक्सटेंशन नेम हो गया। तो देखिए हमें किसका पूछा गया, कंप्रेस फाइल का पूछा गया है, तो उसका क्या होता है, यहां पर होता है .rar होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 क्या है, क्वेश्चन नंबर 106, चुंबकीय पदार्थ की बनी। सबसे पहले तो हमें क्या पता चला है कि वो चुंबकीय पदार्थ की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, चुंबकीय पदार्थ की बनी हुई है। और एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है। क्या है, एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या हो गया, वो किस प्रकार की है, एक स्थायी मेमोरी है। किस प्रकार की मेमोरी है दोस्तों, स्थायी मेमोरी है। और वोलेटाइल स्टोरेज कौन सी होती है, जो क्या हो, अस्थायी हो। उदाहरण के लिए मैं बात करूं, अस्थायी मेमोरी कौन सी हो जाएगी, RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगी। और स्थायी मेमोरी की बात करूं तो रीड ओनली मेमोरी हो जाएगी हमारी, ठीक है ना दोस्तों। हमें आगे क्या पूछा गया, जिसमें डेटा को क्या किया जाता है, रीड राइट और री राइट किया जाता है। क्या किया जाता है, रीड राइट और री राइट किया जाता है, वो हमें बताना है। क्या वो मैग्नेटिक टेप होगा, नहीं होगा दोस्तों, टेप तो नहीं होगा। क्या वो हार्ड डिस्क होगा, तो देखते हैं दोस्तों। ये एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज मेमोरी तो है, लेकिन प्यारे साथियों हमें पूछा गया कि चुंबकीय पदार्थ की बनी होनी चाहिए, और यहां पर ये नहीं होगा, न ही प्रकाशीय डिस्क होगा। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैग्नेटिक डिस्क राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 107 क्या है, क्वेश्चन नंबर 107 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो, और आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा दोस्तों। हमें पूछा गया एक जेड बी यानी जेड यानी जेटा बाइट बराबर है, एक जेटा बाइट बराबर क्या है ये हमें बताना है दोस्तों। आप सभी को पता होगा कि सबसे छोटी हम बात करें 4 बिट बराबर क्या होता है, एक निबल होता है। ये आप सभी को पता होगा, 4 बिट बराबर क्या होता है, एक निबल होता है। क्या होता है, एक निबल होता है, किसके बराबर, 4 बिट के बराबर होता है। और 2 निबल बराबर क्या होता है, 2 निबल बराबर आप सभी को पता है कि 8 बिट होता है। क्या होता है, 8 बिट होता है। तो यहां पर हम क्या लिखें दोस्तों कि 4 बिट बराबर क्या आ जाए, 4 बिट बराबर, ये 2 निबल बराबर होता है, तो इसको 2 से गुणा करेंगे, यहां 8 आ जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहां पर 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 16 बिट 16 बिट नहीं दोस्तों, यहां पर क्या आ जाएगा हमारा, एक सेकंड, यहां पर आ जाएगा हमारा 1/2 बाइट। 1/2 क्या आ जाएगा, बाइट आ जाएगा। ये सूत्र आपको याद रखना है, ये सूत्र आपको याद रखना है कि 1/2 बाइट बराबर 4 बिट बराबर 1 निबल, यानी ये सभी बराबर हैं। अगर आपसे पूछ ले 1 बिट बराबर कितने बाइट होते हैं, 1 बिट बराबर कितने बाइट होते हैं, तो 1/2 बाइट होते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि 2 निबल बराबर कितने बाइट होते हैं, तो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। अगर आपसे पूछ ले कि 4 निबल बराबर कितने बाइट होते हैं, तब यहां 4 की गुणा कर देना, यहां 4 की गुणा कर देना, यहां 4 की गुणा कर देना, जो पूछे वही हो जाएगा। अगर हमें बाइट पूछा है तो 2 बाइट हो जाएंगे, बिट पूछा है तो 16 बिट हो जाएंगे, और निबल 4 निबल बराबर होते हैं। इस प्रकार आपको याद रखने हैं दोस्तों। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, ये तो हो गया हमारा बेसिक, जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। 1/2 बाइट बराबर क्या होता है हमारा, 4 बिट बराबर क्या होता है, 1 निबल होता है। उसके बाद आता है हमारा 1024 बाइट बराबर, 1024 बाइट बराबर क्या होता है दोस्तों, एक
क्या होता है, किलो बाइट होता है। क्या होता है, किलो बाइट होता है। 1024 बाइट बराबर क्या होता है, 1024 किलो बाइट। फिर आता है 1024 किलो बाइट। किलो बाइट बराबर क्या होता है, 1 MB होता है, यानी मेगा बाइट होता है। आपको पता है ना, आपको डाटा मिलता है कि मेरे पास तो 1 MB डाटा बचा है, बस 100 MB डाटा बचा है, यानी वो क्या केबी में बात करें तो 1 MB बराबर होता है 1024 केबी। और आप सभी को पता है कि आपको जब 1 GB डाटा मिलता है तो आपको कितनी MB डाटा मिलता है, तो 1024 MB डाटा मिलता है दोस्तों। ये तो सभी को पता है ना कि 1 GB बराबर, हमें कहते हैं ना कि 1 GB डाटा मिला है तो हमें 1024 MB डाटा मिलता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1024 आ जाएगा और यहां MB आ जाएगा, तो बराबर क्या आ जाएगा, 1 GB आ जाएगा। अब आगे हम चलेंगे। आगे हम कैसे चलेंगे दोस्तों, धीरे धीरे चलेंगे। किस प्रकार चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। और इस प्रकार ये कंप्लीट मॉडल पेपर भी कर लेंगे पटवारी एग्जाम से पहले, और भी मॉडल पेपर हम कर लेंगे। देखिए 1 KB, MB, GB। अब क्या आएगा, 1024 GB बराबर आएगा। क्या आएगा, 1024 GB बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, GB यानी गीगाबाइट बराबर आ जाएगा टेराबाइट। क्या आ जाएगा, 1 टेराबाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 टेराबाइट। अब इसी प्रकार चलेंगे। अब 1024 टेराबाइट बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 पेटाबाइट आ जाएगा, PB आ जाएगा। अब 1 पेराबाइट बराबर तो क्या है, 1024 TB है ना। अब क्या आ जाएगा, 1024 PB बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1024 PB बराबर क्या आ जाएगा हमारा, EB आ जाएगा, 1 EB यानी एक्साबाइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्साबाइट। और 1024 एक्साबाइट बराबर क्या आ जाएगा, 1024 एक्साबाइट बराबर क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा ZB। क्या आ जाएगा, ZB यानी जेट्टाबाइट। क्या आ जाएगा, जेट्टाबाइट। और जेट्टाबाइट के बराबर कौन सी आती है, योट्टाबाइट आती है। उसके बाद कौन सी आती है, ब्रोंटोबाइट आती है। और उसके बाद कौन सी आती है, जियोबाइट आती है। क्या आती है, जियोबाइट। ये 3 और बच गई, यानी 1024 GB बराबर 1 YB होगा। फिर 1024 YB बराबर क्या हो जाएगा, ब्रोंटोबाइट हो जाएगा 1, और 1024 ब्रोंटोबाइट बराबर क्या हो जाएगा, 1 जियोबाइट हो जाएगा। और जियोबाइट वर्तमान में सबसे बड़ी इकाई है, आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो 1 GB ZB बराबर क्या है, देखिए ये रहा हमारा 1 ZB बराबर क्या है, 1 ZB बराबर आए हमारा 1024 EB कौन से में देर का है, देख लीजिए। EB का मतलब क्या होता है, EB का मतलब होता है एक्साबाइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर B हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या चला, सबसे पहले हमारा चला था बाइट, उसके बाद केबी के बाद क्या आया, केबी के बाद आया हमारा MB के बाद क्या आया, MB से हमें क्या मिली, GB नेट मिला। उसके बाद टेराबाइट आया, उसके बाद क्या आया, टेराबाइट आया। टेराबाइट के बराबर क्या आया, फिर आया PB यानी पेटाबाइट आया। पेटाबाइट के बराबर क्या आया, एक्साबाइट आया। क्या आया, एक्साबाइट आया। और एक्साबाइट के आगे क्या आया, ZB आया यानी जेट्टाबाइट आया। और जेट्टाबाइट के आगे क्या आया, जेट्टाबाइट के आगे आया योट्टाबाइट आया। और योट्टाबाइट के बराबर क्या आया, ब्रोंटोबाइट आया। क्या आया, BB यानी ब्रोंटोबाइट आया। और उसके बाद क्या आया, जियोबाइट आया। क्या आया, जियोबाइट आया। क्या आया, जियोबाइट आ गया प्यारे साथियों, क्या आ गया, जियोबाइट। इस प्रकार आपको सारे याद होने चाहिए, किलोबाइट, MB यानी मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेट्टाबाइट, योटाबाइट, और यहां पर ब्रोंटोबाइट और यहां पर जियोबाइट। ये आप सभी को याद होने चाहिए, एग्जाम में 100% पूछा जाएगा यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या आ गया, MS वर्ड का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, हमें नीचे कूट दिए हुए हैं, देखते हैं, हाँ दे रखे हैं दोस्तों, नीचे कूट दिए गए। और हमें क्या बताना है, इसका आंसर बताना है। क्या बताना है, इसका आंसर हमें बताना है दोस्तों। सबसे पहले देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के MS वर्ड 2019 के MS वर्ड 2019 के संदर्भ में सही कथन हमें बताना है। सही कथन ही बताना है ना, नहीं हमें तो पता ही नहीं सही बताना है गलत बताना है, सत्य ही बताना है दोस्तों। क्या बताना है, सत्य कथन हमें बताना है। हमें आगे दे रखा है कि सत्य कथन बताइए, तो चलिए बता देते हैं दोस्तों सत्य कथन क्या क्या होगा यहां पर। तो देखिए सबसे पहले MS वर्ड डॉक्यूमेंट पेज का अधिकतम जूम साइज 500% होता है। एकदम सत्य बात है, अधिकतम जूम साइज कितना होता है, 500% है। और न्यूनतम अगर आपको दे रखा हो तो कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, 10% है।
और बाई डिफॉल्ट रूप से अगर आपसे पूछे तो कितना होता है, 100% क्या होता है एमएस वर्ड में पेज का जूम साइज होता है। तो ये बात तो क्या दे रखी है हमें, बिल्कुल सही दे रखी है। ये बात तो हमें क्या दे रखी है दोस्तों, बिल्कुल सही दे रखी है। उसके बाद देखिए हमें नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, एमएस वर्ड के क्लिप बोर्ड में अधिकतम 24 आइटम सेव हो सकते हैं। एकदम सत्य बात है। क्लिप बोर्ड में कट कॉपी पेस्ट, याद है ना दोस्तों, कट कॉपी पेस्ट, कट की शॉर्टकट की क्या होती है, कॉपी की क्या होती है, पेस्ट की क्या होती है, सभी आपको याद होगी दोस्तों। और अधिकतम कितने यहां पर आइटम अधिकतम सेव हो सकते हैं, 24। और जैसे ही 25वां आइटम हम सेव करेंगे तो पहला आइटम क्या हो जाएगा, अपने आप वहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा दोस्तों, यानी गायब हो जाएगा। यह बात भी हमें सही दे रखी है। कथन नंबर 3 को ध्यानपूर्वक पढ़िए कि एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट साइज नो पीटी पॉइंट होता है, यानी पीटी यानी पॉइंट होता है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट साइज कितना होता है, 11 पॉइंट होता है दोस्तों। कितना, 11 पॉइंट होता है। न्यूनतम पॉइंट कितना होता है, 1 होता है। और अधिकतम पूछे तो कितना होता है, 1638 होता है। लेकिन अगर आपको कह दे कि ड्रॉप डाउन लिस्ट में कितना होता है, क्या कह दे, ड्रॉप डाउन लिस्ट में फॉन्ट साइज आपको कितना देखने को मिलेगा, न्यूनतम तो 8 है और अधिकतम आपको कितना देखने को मिलेगा, 72 मिलेगा। 72 पॉइंट देखने को मिलता है। ये बात भी पता चल गई। अब आपको यहां पर बाय डिफॉल्ट क्या पूछ सकता है, यहां पर एग्जामिनर बाय डिफॉल्ट आपको फॉन्ट पूछ सकता है कि ये तो फॉन्ट साइज हो गया। अब आपसे फॉन्ट भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो कैसा होता है बाय डिफॉल्ट फॉन्ट है, तो फॉन्ट होता है हमारा कैसा, कैलिब्री होता है। क्या होता है, कैलिब्री हमारा बाय डिफॉल्ट फॉन्ट होता है। अब आपको फॉन्ट के स्टाइल भी पूछ सकता है, फॉन्ट के क्या पूछ सकता है, स्टाइल भी पूछ सकता है। कितने प्रकार के स्टाइल होते हैं, 4 प्रकार के स्टाइल होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 पर बोल्ड, नंबर 2 पर इटालिक, कौन सा, इटालिक हो जाएगा हमारा इटालिक। नंबर 3 पर रेगुलर हो जाएगा, रेगुलर हो जाएगा। और नंबर 4 पर कौन सा हो जाएगा, बोल्ड और इटालिक दोनों हो जाएंगे। तो आपसे पूछे कि बाय डिफॉल्ट साइज कौन सा है, बाय डिफॉल्ट साइज पूछे तो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट साइज तो होता है फॉन्ट का 11 पॉइंट है। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट पूछे तो कैलिब्री होता है। और बाय फॉन्ट स्टाइल पूछे तो क्या होता है, रेगुलर होता है दोस्तों। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर पहला और दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य है। हमें यही तो पूछा गया है कि सत्य कौन सा है, तो पहला और दूसरा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109 क्या पूछा गया है, एक्सेल में वर्तनी जांच के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। वर्तनी जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यह हमें बताना है। अप 4 का किया जाता है, क्या नहीं किया जाता। अप 4 तो आपको याद होगा कि रीडू का प्रयोग किया जाता है, रीडू के लिए किया जाता है। अप 6 का प्रयोग नहीं, अप 5 का प्रयोग किया जाता है नहीं, तो अप 7 का प्रयोग वर्तनी जांच स्पेलिंग जांच के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 110 नंबर क्वेश्चन, एमएस एक्सेल की एक्टिव सेल में डाटा में एडिट करने के लिए, किसको करने के लिए, एडिट करने के लिए कौन सी कुंजी, अप टू कुंजी का प्रयोग किया जाता है। रीनेम के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, अप टू का प्रयोग किया जाता है। अप 1 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, हेल्प के लिए किया जाता है। हेल्प के लिए अप 1 का, अप 7 का स्पेलिंग चेकिंग के लिए किया जाता है। स्पेलिंग चेकिंग के लिए अप 7 का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। क्या है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में फीचर चुने गए ऑब्जेक्ट को, फ्यूचर चुने गए ऑब्जेक्ट को प्रतिबिंब बना देता है, मिररिंग बना देता है, फ्लिपिंग बना देता है, स्लाइडिंग या रोटेटिंग। तो रोटेटिंग नहीं होगा, बच्चे ने बिल्कुल सही कर रखा है। देखिए पहले वो ऑप्शन काटिए जो बिल्कुल गलत है। अब 2 ऑप्शन बचे, मिररिंग और फ्लिपिंग। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, हमारा फ्लिपिंग होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 देखिए कि मैप डॉट नेट क्या है, मैप डॉट नेट GIM सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। विंडोज,
लिनक्स, रेड हैट या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो किस पर काम करता है ये काम करता है दोस्तों किस पर है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है। कौन सा, map.net GIM सॉफ्टवेयर किस पर, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है, यानी इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, और कर दीजिए इस क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन, हमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वसा विलय विटामिन और उससे संबंधित अभाव रोग है। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो प्यारे साथियों, बस देखिए, वसा क्या है, वसा में कौन कौन से घुलते हैं आपको पता है ना, वसा में कौन कौन से घुलते हैं ये आपको पता होगा। वसा में कौन कौन से घुलते हैं आपको पता है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए विटामिन कौन कौन सी, A, B, C, D, E, K, ये विटामिन होती है दोस्तों, A, B, C, D, E, K होती है। पता चल गया ना। उसके बाद आपको मैंने एक ट्रिक बता रखी है, रथ एक टॉफी, रथ एक क्या है, टॉफी है दोस्तों। रथ एक क्या है, टॉफी हो जाएगी, यानी रेटिनोल। ए का क्या हो जाएगा, रेटिनोल हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा, रेटिनोल हो जाएगा। बी से क्या हो जाएगा, बी से थाइमिन हो जाएगा। सी से एक्सकार्बिक अम्ल हो जाएगा। डी से कैल्सीफेरोल, और ई से टेकोफेरोल, और के से यहां पर कैल्सीफेरोल हो जाएगा दोस्तों। ए बी सी डी ई के हमारा यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है ना। ए बी सी डी ई के हो जाएगा। अब देखिए, वसा में कौन कौन सी विटामिन घुलती है, वसा में कौन कौन सी विटामिन घुलती है, तो ए डी ई के ये घुलती है, ए डी ई के। लेकिन बस करो, यानी बस बी सी, ये तो जल में घुलती है, जल में और नहीं घुलेगी, बस जल में इतने ही घुलेगी। बस करो यानी बस करो, यानी बी और सी दे रखा हो, पहले तो उनको कट कीजिए। देखिए, कैल्सीफेरोल पेलागर रोग, ठीक है। एस्कार्बिक सकरवी, एस्कार्बिक कौन सा है, सकरवी हो यहां पर दे रखा है। एस्कार्बिक यहां विटामिन सी होती है, और सी से सकरवी रोग होता है, ये कट कर दीजिए क्योंकि ये तो जल में घुलती है। हमें तो वसा में विलय विटामिन पूछिए और उससे संबंधित रोग पूछा है। ए से हमें रेटिनोल दे रखा है, रतौंधी रोग दे रखा है, ये बिल्कुल सही दे रखा है, ये बिल्कुल सही दे रखा है। फिर देखिए, कोबालमिन, ये तो सही है, जल वसा में तो घुलती है, लेकिन बेरी बेरी रोग हमें दे रखा है, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि बेरी बेरी रोग तो विटामिन बी की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से होता है। यहां पर देखिए, कैल्सीफेरोल दे रखा है, आगे हमें क्या दे रखा है, पेलागर रोग दे रखा है, जो कि क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 114 कि वर्ल्ड ग्रुप का वर्गीकरण के आधार पर किया गया था। किसके आधार पर किया गया था, रिसर्च कार्ड के आधार पर, हीमोग्लोबिन की मात्रा के आधार पर, एंटीजन के आधार पर, या इनमें से कोई नहीं। तो किसके आधार पर किया गया था वर्ल्ड ग्रुप का वर्गीकरण, तो वो किया गया था एंटीजन के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और वर्ल्ड ग्रुप का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था, कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों कि वर्ल्ड ग्रुप का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 115 आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 115, हमें दे रखा है कि सही कथन की पहचान कीजिए। सही कथन की पहचान कीजिए दोस्तों, सही कथन की पहचान कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले कुनेन नामक औषधि एनीमिया रोग के उपचार में कारगर है, गलत। एनीमिया रोग के उपचार में कुनेन नामक औषधि कारगर नहीं है। तो किसके उपचार में है, क्या टीबी के है या कैंसर के है, किसके उपचार में है दोस्तों, टीबी या कैंसर, टीबी या कैंसर, कुनेन नामक औषधि। उसके बाद देखिए, जो किससे प्राप्त की जाती है, छाल से प्राप्त की जाती है, कुनेन नामक औषधि। उसके बाद देखिए, डेंगू एक जीवाणु जनित रोग है, डेंगू क्या दे रखा में, जीवाणु जनित रोग हमें दे रखा है, ये भी क्या है, गलत दे रखा है, डेंगू जीवाणु जनित रोग गलत दे रखा है। फिर देखिए, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरस जाति द्वारा उत्पन्न मलेरिया, बिल्कुल सही है, से मृत्यु दर सर्वाधिक होती है और सबसे घातक ये भी मानी जाती है। प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरस मलेरिया का एक प्रकार है। तो प्यारे साथियों, इसमें मृत्यु दर क्या होती है, सर्वाधिक होती है। 3 नंबर कथन एकदम सही है। तो देख लीजिए 3 नंबर किस में दे रखा है,
इसमें दे रखा है लेकिन एक साथ में दे दिया, इसमें दे रखा है इसमें दो साथ दे दिया, इसमें तीन दे ही नहीं रखा, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया जीवाणु, फफूंद, विषाणु द्वारा, या यहां पर हमें क्या दे रखा है? प्रोटोजोआ द्वारा। तो हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विषाणु द्वारा। हाइड्रो यानी जल और फोबिया यानी डरना, जल से डरना। कौन डरता है? जो अगर कोई किसी को कुत्ता काट लेता है तो उसको क्या हो जाता है दोस्तों? उसको एक रोग हो जाता है, एक रोग हो जाता है कुत्ते के काटने पर है, और वो क्या करने लग जाता है? जल से डरने लग जाता है। कोई पागल कुत्ता है, आपको देखा होगा, पागल कुत्ता किससे डरता है? जल से तो डरता है ना, यानी उस रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। वो कौन सा रोग है? देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन है, अगर आपको आते हैं तो देखिए कितने आसान क्वेश्चन है। तो कौन सा हो जाएगा? विषाणु द्वारा होता है। कौन सा? हाइड्रोफोबिया दोस्तों, हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग सुमेह जीवाणु जनित है? और कौन सा रोग था वो? रेबडो वायरस है। रेबडो वायरस से फैलता है, रेबडो वायरस है, रेबडो वायरस दोस्तों। और कैसा था? बड़ा था, क्या था? कुत्ता बड़ा था। रे कैसो तो रे बड़ो तो कुत्ते के काटने पर रोग होता है, उसका वायरस का नाम क्या है? रेबडो वायरस होता है। क्या होता है? रेबडो वायरस होता है। और उस रोग का नाम क्या होता है दोस्तों? टिटनस होता है। क्या होता है? टिटनस हो जाता है। क्या हो जाता है? टिटनस। तो टिटनस। तो प्यारे साथियों, गली में अकेला मत निकलिएगा, क्योंकि पागल कुत्ता मिल जाएगा। और कैसा कुत्ता है वो? रेबडो है, रेबडो वायरस है, यानी रेबडो। और हाइड्रोफोबिया विषाणु जनित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवाणु जनित हमें बताना है। क्या बताना है? जीवाणु जनित हमें बताना है। जीवाणु जनित सुमेह का रोग है। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोगों का सुमेह जीवाणु जनित है? और देखिए एक सेकंड, यहां पर क्या बता दिया मैंने? हाइड्रोफोबिया, टिटनस। गलत दोस्तों, टिटनस नहीं। क्या होता है वो? रेबीज होता है, रेबीज। रेबीज कुत्ते के काटने पर होता है। टिटनस कहां पर आ गया? टिटनस का तो क्या होता है? टिटनस है। टिटनस कब होता है? जब लोहे की कोई छड़ लग जाती है। और कब लगती है दोस्तों? लोहे की छड़ कोई लग जाती है, टिटनस हो जाता है। लोहे की वस्तु लगती है तब होता है। और टिटनस बाहर निकलोगे तभी। गली में गए तो आपको क्या हो गया? अकेले गए थे। क्या गए थे? अकेले गए थे। कहां पर गए थे दोस्तों? गली में अकेले गए थे आप। गली में क्या गए थे? अकेले गए थे। और आपको क्या हो गया दोस्तों? टिटनस हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपको लोहे की छड़ लग गई। किसकी छड़ लग गई? लोहे की छड़ लग गई। किसकी छड़ लग गई? लोहे की छड़ लग गई दोस्तों, लोहे की छड़ लग गई। तो टिटनस रोग हो गया, यानी टिटनी फेरस है, यानी क्लोस्ट्रीडियम। क्या है इसका? जो कहते हैं ना रोग कारक, क्लोस्ट्रीडियम, स्ट्रीडियम, टिटनी फेरस, यानी कल्लो, अकेलो गयो। स्ट्रीट यानी गली में, अगर अकेला जाओगे, गली में अकेला जाओगे, यानी कल्लो जाओगे, यानी अकेलो जाओगे, तो स्ट्रीट में तो टिटनस रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टिटनस रोग हो जाएगा दोस्तों। और गली में अगर किसी को साथ और न लेकर गए तो कुत्ता भी मिल सकता है ना, तो कुत्ता मिलेगा, तो कुत्ता कैसा मिलेगा? रेबडो। कैसा मिलो? रेबडो, यानी बडो मिलो तो कुत्तो, यानी रेबडो वायरस है, रेबीज है। रेबीज का क्या हो जाता है? रेबडो वायरस हो जाता है, रेबडो वायरस हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग सुमेह जीवाणु जनित है? तो टिटनस जीवाणु जनित है, बिल्कुल सही है, लेकिन गलसुआ नहीं है, गलसुआ नहीं है दोस्तों। फिर देखिए हर्पीज हमें दे रखा है, ठीक है, हर्पीज और इन्फ्लुएंजा गलत हो गया। तो हेजा और टिटनस, हेज किसका करना है? बीबी का। हेज तो किसका करना है? बीबी का करना है, यानी विब्रियो कोलेरा इसका रोग कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विब्रियो कोलेरा इसका रोग कारक हो जाएगा। टिटनस कब होता है? जब गली में अकेले जाते हो, यानी क्लोस्ट्रीडियम टेटनीफेरस, क्लोस्ट्रीडियम है टेटनीफेरस, इसका क्या हो जाएगा? रोग कारक हो जाएगा। टाइफाइड का रोग कारक क्या है? टाई किसके छोटी है? साले की छोटी। टाई किसकी छोटी? साले की छोटी, यानी साल मोल नेला,
साल्मोनेला इसका क्या हो जाएगा, रोग कारक हो जाएगा। और छोटी आंत इससे प्रभावित होती है क्योंकि साले की टाई तो क्या है, छोटी है दोस्तों, साले की टाई तो क्या है, छोटी है। स्मॉल पॉक्स से ये यहां पर स्मॉल यानी छोटा, वेरी सेला इसका रोग कारक हो जाएगा, वेरी सोला। स्मॉल यानी वेरी 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 स्मॉल, सोला या देखिए वेरी सोला, स्मॉल सोला, ठीक है ना दोस्तों। यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आपकी स्क्रीन पर। हमें नीचे क्या दे रखे हैं, यहां पर क्वेश्चन दे रखा है और नीचे हमें क्या दे रखा है, कूट दे रखा है। क्या दे रखा है, कूट दे रखा है। और हमें क्या बताना है, सत्य कूट का चयन करना है। किसके बारे में, प्रोटीन, ऊर्जा, आहार या अपूर्णता के संबंध में सत्य कूट का चयन कीजिए। तो देखिए, क्वाशियोरकर रोग प्री स्कूल चाइल्ड 1 से 5 उम्र में होता है, बिल्कुल सही है, क्वाशियर रोग होता है, ठीक है, इतने बच्चों में। मेरम्स रोग प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से होने वाला रोग है, बिल्कुल सही है जी। फैटी लीवर क्वाशियोरकर रोग से संबंधित होता है, बिल्कुल सही है जी। पोर्ट वैली मेरामस रोग से संबंधित है, पोर्ट वैली नहीं दोस्तों, पोर्ट वैली मेरामस रोग से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ए बी सी हो जाएगा। जिसमें ए बी सी दे रखा हो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ए बी सी तो हमें दे रखा है किसमें, ऑप्शन नंबर ए में। किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 119 नंबर क्वेश्चन, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 का एक घटक है। तो कौन सी है, कोबाल्ट है। कौन सी है, कोबाल्ट हो जाएगी। आसान सा क्वेश्चन दे दिया यहां पर है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। देखिए, सर्वाधिक ऊर्जा तो कौन सी प्रदान करती है, वसा करती है। सर्वाधिक ऊर्जा तो वसा प्रदान करती है, लेकिन हमें तत्काल ऊर्जा पूछा है तो वो कौन सी हो जाएगी, ग्लूकोज हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, ग्लूकोज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121, प्रथम प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक को किसने प्राप्त किया था। प्रथम प्रतिजैविक एंटीबायोटिक को किसने प्राप्त किया था, यह हमें पूछा गया है दोस्तों। जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ या कवक यानी फफूंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कवक या फफूंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122, निम्न में से कौन सा मधुरक शर्करा से लगभग 2000 गुणा मीठा है। तो सेक्रिन होता है। कौन सा होता है, सेक्रिन होता है। किसने, मधुरक शर्करा से। सेक्रिन क्या होता है, 2000 गुणा होता है, मीठा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। एथेनॉल का उपयोग किया जाता है किसमें, तो पेट्रोल के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में, कफ सिरप के रूप में, टिंचर आयोडीन घोल बनाने में, या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। डीडीटी के व्यावसायिक उत्पादन में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, वे हैं। तो कौन से हो जाएंगे, क्लोरोबेंजीन होता है जी, क्लोरोफॉर्म नहीं, क्लोरोफॉर्म। तो ये नहीं होता, क्लोरोबेंजीन ठीक है, क्लोरोमीथेन नहीं होगा, क्लोरोबेंजीन ठीक है जी, क्लोरल बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125, अब प्यारे साथियों कुछ के मन में आ रहा होगा कि सर राजस्थान जीके, इंडिया जीके कहाँ पर है। तो प्यारे साथियों पहला पार्ट लगाकर देखिए, उसमें आपको राजस्थान जीके भी मिल जाएगा। आज कंप्यूटर और साइंस है, हिंदी भी है, हिंदी आज नहीं है, इंग्लिश मिलेगी आपको। देखिए, भ्रमर डंक में कौन सा अम्ल होता है, भ्रमर डंक में। तो एसिटिक, सिट्रिक, मेथेनोइक या फिर यहाँ पर मैलिक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, मेथेनोइक यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भ्रमर डंक यानी कौन सा हो जाएगा, मधुमक्खी के डंक में, तो मेथेनोइक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि असुमिलित बताना है, साधारण नमक, NaCl, कास्टिक सोडा, अन्यवच, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अन दे दिया, यहाँ पर गलत हो गया क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया है, तो MgOH की होल ट्वाइस आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा कह दीजिए या सोडियम बाइकार्बोनेट कह दीजिए, ये की बात है, NaHCO3 बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए, निम्न में से कौन सा टीका प्रथम पीढ़ी का टीका नहीं है, प्रथम पीढ़ी का। तो चेचक, रेबीज, पोलियो, हेपेटाइटिस बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, जो क्या है, प्रथम पीढ़ी का टीका नहीं है। पोलियो का टीका है,
पोलियो में कौन सा टीका लगता है? क्या डीपीटी का टीका लगता है? डिप्थीरिया परटूसिस टिटनस में ये लगता है, डिप्थीरिया परटूसिस में। ओपीवी तो पोलियो में लगता है। एमएमआर मिजलस, यहाँ पर रिकेट्स, इन रोगों में लगता है। ये तो मिजलस यहाँ पर नहीं, तो बीसीजी का टीका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ओपी, सॉरी दोस्तों, पोलियो ही तो पूछा है, ओपीवी आएगा क्या? क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, ओपीवी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर, पोलियो ही तो हमें पूछा है, बीसीजी का टीका कैसे आ जाएगा? ये निशान कंफ्यूज करते हैं, यहां पर निशान लगा रखा था, मैंने सोचा बीसीजी हो जाएगा, तो पोलियो मैंने बताया भी है, ओपीवी का टीका पोलियो में लगता है ऐसा बोला भी, लेकिन निशान इस पर लगा रहा हूं क्योंकि मुझे तो निशान दिखाई दे रहा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, रेगिस्तान में मरीचिका निर्माण प्रकाश की कौन सी परिघटना का उदाहरण है? कौन सी परिघटना का उदाहरण है दोस्तों? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमें पूछा गया यहां पर बड़ा शानदार अच्छे लेवल का करंट का क्वेश्चन पूछा गया है, 130 नंबर क्वेश्चन। और 130 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बताना है हमें, लीजिए कि 7 फरवरी 2025 से केंद्र सरकार ने पूर्व में संचालित निम्न में से किन कौशल विकास कार्यक्रमों को एकीकृत कर कौशल भारत कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना बिल्कुल सही है। अटल इनोवेशन मिशन 2.0 गलत, ये नहीं आएगा इसमें। जन शिक्षण संस्थान योजना ये बिल्कुल सही है, तो इसमें 1 2 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 2 4 आ जाएगा। कौन सी ऑप्शन में दे रखा है हमें? ऑप्शन नंबर सी में हमें दे रखा है 1 2 4, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 131 नंबर क्वेश्चन कि डिजिटल कृषि मिशन के तहत बनाए जाने वाले किस डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में किसानों को किसान आईडी प्रदान की जाएगी? तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा डेजी फेस्ट प्रणाली। कौन सी? डेजी फेस्ट प्रणाली। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, डेजी फेस्ट प्रणाली। फिर प्यारे साथियों, अब ये निशान दिक्कत करने लग गए ना, तो इसमें एग्री स्टेक आएगा। क्या आएगा? एग्री स्टेक आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी एग्री स्टेक। कल हम कोशिश करेंगे कि निशान वाला न हो पेपर, निशान वाला पेपर न हो। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चित मसाली गांव का संबंध है। पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट की स्थापना के कारण प्रसिद्ध है? नहीं। पहला, देश का पहला सीमावर्ती सोलर गांव है? बिल्कुल सही है जी, ये निशान बिल्कुल सही लगा रखा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देश का 57वां टाइगर रिजर्व नहीं। 57वां कौन सा है जी? रातापानी। 28वां कौन सा बन गया? माधव बन गया। देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज नहीं। पब्बन ब्रिज ये भी नहीं आएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। फिर देखिए, हाल ही में किसे 26वें क्या पूछा गया है? हाल ही में 26वें आरबीआई है, आरबीआई गवर्नर नियुक्त किया है। किसे आरबीआई नियुक्त किया है 26वें? तो संजय मल्होत्रा हो जाएंगे क्या, या प्रियंका कानूनो हो जाएगा, या शशिकांत दास हो जाएंगे, के नारायणन हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, संजय मल्होत्रा। क्या हो जाएगा? संजय मल्होत्रा को आरबीआई के क्या किए गए हैं? यहाँ पर गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 34, लीजिए, कथनों पर विचार कीजिए। कितने कथन दे रखे हैं हमें? केवल और केवल 3 ही कथन हमें दे रखे हैं दोस्तों, और हमें क्या करना है? इन पर विचार करना है। तो कर दीजिए। सत्य बताना है, असत्य बाद की बात है, पहले इन पर विचार कीजिए। तो देखिए, इस रिपोर्ट में सर्वाधिक अभिलेखित वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। बिल्कुल सही है। इसके अनुसार 11 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश 33% और 75% वनावरण वाली श्रेणी में शामिल है। बिल्कुल सही है। पूर्वोत्तर राज्य में असम व सिक्किम को छोड़कर से सभी राज्यों में वनावरण 73% से अधिक है। बिल्कुल सही, यानी तीनों के तीनों सही है, तीनों के तीनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 135 कि 2036 ओलंपिक हेतु भारत की दावेदारी के उद्देश्य से पहले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन कहां आयोजन किया जाएगा? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और गुजरात में किया जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पहला ग्रीन हाइड्रोजन केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? पहला ग्रीन हाइड्रोजन केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा पुदीमदका आंध्र प्रदेश में। पुदीमदका आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 137 बड़ा शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 137 हमें क्या पूछा गया है, हमें बताना है दोस्तों सत्य कथन या असत्य कथन है। 4 हमें कथन दे रखे है, तो देख लीजिए दोस्तों। भारत क्या दे रखा है, भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता दिसंबर 2024 तक 209.44 गीगावाट हो गई। बिल्कुल सही है जी। वर्ष 2024 में वर्ष 2023 की तुलना में सौर ऊर्जा की संचयी स्थापित क्षमता 33.47% की वृद्धि हुई है। बिल्कुल सही है जी। दिसंबर 2024 तक जैव ऊर्जा की स्थापित है क्षमता 48.16 गीगावाट है, हो गई है। गलत है, ये गलत है। 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है। ये भी इसने सही कर रखा है बालक ने, बड़ा अच्छा पढ़ने वाला लग रहा है मुझे तो विद्यार्थी। ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके तो ज़्यादा करंट के ही सही हुए ना, पहले इतने ज़्यादा क्वेश्चन सही नहीं आ रहे थे। करंट के क्वेश्चन इसके लगभग सही आ रहे हैं, करंट के क्वेश्चन इसके लगभग सही आ रहे हैं, जो निशान लगा रखा है वही आ रहे हैं। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के एथलेटिक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो वो हो जाएगी अंजू भांबी। कौन हो जाएंगी, अंजू भांबी जॉर्ज हो जाएगी। देखिए इसने यहाँ पर भी सही निशान लगा रखा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 139 है कि निगमित सामाजिक उत्तरदायी CSR विषय पर आयोजित 19वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के तहत किसे CSR क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड 2024 से प्रदान किया गया है। तो किसको किया गया है, ये किया गया कोल इंडिया लिमिटेड। इसमें भी निशान लगा रखा है, ये बाद में लगाया होगा दोस्तों ने। देखिए यहाँ पर टिक टिक ऐसे लगा रखा है, ऑप्शन नंबर ए। या फिर प्यार साथियों 1 महीने का ही करंट दे रखा होगा इसमें, इसीलिए इतने ज़्यादा सारे के सारे सही है बालक के। तो करंट वाले तो सारे के सारे सही है, पढ़ने वाला बालक होगा फिर तो। फिर देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया, क्या है एट क्रॉस पर्पज मीन्स, इसका मीन्स क्या है, एट क्रॉस पर्पज मीन्स इंग्लिश का क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए इसका मीनिंग हो जाएगा टू बी कंट्री टू ईच अदर। ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बाई हुक और बाई क्रुक, बाई हुक और बाई क्रुक मीन्स इसका अर्थ क्या है ये हमें बताना है। इसका अर्थ है क्या है ये हमें बताना है। तो इसका अर्थ होगा बाई वंस मीन्स और अनदर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 देखिए, टू डिग समवन ग्रेव मीन्स, इसका मीन्स क्या है, इसका अर्थ क्या है ये हमें बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा, टू डिस्ट्रॉय समवन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 143, ईट हम्बल पी मीन्स इसका मतलब क्या, ईट हम्बल पी यानी टू बी कंफ्यूज, टू बिकम स्ट्रॉन्ग, टू इग्नोर या टू अपोलोजाइज। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है, मिंडाज टच मीन्स बताना है इसका, मिंडाज टच मीन्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हम तो क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा दिखाई दे वो करते हैं, लेकिन इसमें राइट आंसर क्या आएगा, ए टच दैट टर्न्स एवरीथिंग पोर्टफोलियो प्रॉफिटेबल आ जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आपको मेरी इंग्लिश तो देख रहे हो ना कैसी है। पहले एक वो आया था, क्या आया था पहले, एक हमने फुल फॉर्म देखी थी MCR की फुल फॉर्म देखी थी, रिकॉग्नाइजेशन। आ गया नाम दोस्तों, रिकॉग्नाइजेशन आ गया नाम, आ गया ना। ये देखिए इस प्रकार आ जाता है, कई बार नाम ही नहीं आता है दोस्तों, कई बार नाम आता ही नहीं है। और क्वेश्चन 149 कैसे आ गया है जी, 145 के बाद ये रहा पैसेज दे रखा है। हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच, नहीं एरर ही बताना है, एरर बताना है क्या है। तो देखिए सबसे पहले सी हैज़ बीन लर्निंग सिंगिंग सिंस 7 ईयर, इसमें एरर कौन सा दे रखा है हमें ये बताना है। कौन सा एरर है जी, सिंस 7 ईयर यहाँ पर गलत दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, व्हेन आई वाज इन जयपुर माई फ्रेंड हेल्प्ड मी टू फाइंड ए प्लेस टू लिव इन। तो देखिए इसमें कौन सा दे रखा है, व्हेन आई वाज आई इन टू फाइंड ए प्लेस। यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर एरर कौन से में दे रखा है, इसमें दे रखा है टू फाइंड ए प्लेस टू लाइव इन, इसमें आ जाएगा। फिर देखिए माई क्या दे रखा है, माई नाई होवर
was discussing about Indian politics with his friends। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, डिस्कसिंग अबाउट इंडियन। यहां पर ये एरर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 148, आई यूज टू विजिट माई ग्रैंड मदर ऑन संडे ड्यूरिंग माई गार्जन्स। गार्जन ये ना दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, नो एरर। इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो दोस्तों इंग्लिश मेरी वीक है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, इंग्लिश बिल्कुल कमजोर है, नए के बराबर इंग्लिश है। और आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, आप देख लेना, जिसको आती है वो अच्छे से पढ़ लेना इनको, और आंसर आपको मैं बता रहा हूं। फिर देखिए यहां पर हिज अंकल एंड गार्जियन हैव अराइव्ड टू पिक हिम अप। तो इसका क्या आ जाएगा, हैव अराइव्ड टू आ जाएगा, ये एरर है। फिर देखिए 150 नंबर क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन इस पेपर का, ही लिव्ड इन ए, यहां पर क्या दे रखा है, हंट एंड कलेक्टेड वुड्स टू कुक फूड, यानी कुक फूड यानी बनाने के लिए होगा, वुड्स यानी लकड़ी, कलेक्टेड की है, अच्छा कलेक्ट की है उसने, ठीक है। लिव्ड इन ए हंट, झोंपड़ी, हंट यानी झोंपड़ी होता है ना, झोंपड़ी में रहता है और खाना बनाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी की है। मेरे हिसाब से तो यही होगी। आज हिंदी बनी है, गलत भी हो सकती है दोस्तों, लेकिन बना दिया आज तो। फिर देखिए इसका आंसर बताना है हमें, तो एंड कलेक्टेड वुड्स, ये यहां पर क्या एरर दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। ये लीजिए दोस्तों, ये हुए हमारे 150 के 150 क्वेश्चन। देखिए 4 मॉडल पेपर हमने किए थे, माइनर 2 कर लिए हमने, मेजर 2 कर लिए हमने, सीसीआई कोचिंग है। टोटल कितने मॉडल पेपर हमने कर लिए, 4 2 6 2 8 पेपर हमने कर लिए हैं दोस्तों। 8 पेपर अब तक कर लिए हैं। आगे भी आपको बूस्टर, क्वालिटी, उत्कर्ष के भी करवाए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है ना उसे जरूर दबा देना, ताकि आगे जब भी क्लास आए ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए दोस्तों। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।